स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें बिल्कुल आज नया पैटर्न वाली पुस्तक को करने वाले हैं। एसएससी के द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर पूर्णतः तैयार यह पुस्तक है। दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा, रुक्मणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म के नाम से आती है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए बिल्कुल नया पैटर्न है। दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और आपको इस सेट प्रैक्टिस से पता चलेगा कि आपके पेपर में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों आज सेट 1 है हिंदी का, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेट प्रैक्टिस भी करा देंगे। यानी कुल 30 सेट जो इसमें दिया है, एक एक करके सारे सेट को हम लोग ख़त्म करते चलेंगे। और इसके बाद फिर से नया बुक मार्केट में आ गया है, उस बुक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, पक्का आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के समय में। और एक और नोटिस है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग एग्ज़ाम एनालिसिस भी करना चाहते हैं एसएससी जीडी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे पूरे एग्ज़ाम तक, ठीक। क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को एसएससी जीडी को देखकर ही अपलोड करने वाला हूं पूरे इस महीना तक, यानी एग्ज़ाम जब तक आपका शुरू नहीं हो जाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आप लोग को पता है कि 20-20 प्रश्न हर सेक्शन से पूछे जाएंगे दोस्तों, यानी कि अंग्रेजी से 20 प्रश्न, हिंदी से 20 प्रश्न, मैथ से 20 प्रश्न और आपके जीके जीएस से 20 प्रश्न आपको पता है ना पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से भी 20 प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे हिंदी और जीके जीएस और करंट अफेयर्स के सारे सवाल को देखने वाले हैं। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी लेना है तो ज़रूर टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ मैं पीडीएफ इस पूरे बुक का देते रहूँगा, ठीक है, सेट प्रैक्टिस के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दमदार सेट का एक दमदार प्रश्न के साथ। दोस्तों आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग के हाथ में पेन और कॉपी होना अनिवार्य है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको प्रश्न जो भी नहीं आता है उसको नोट करेंगे कॉपी में। बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप अपना कॉपी देखें, ठीक है, इतना आप मेरी बात तो मान ही सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दंत्य से उच्चारित वर्ण कौन सा है? ऑप्शन आपका दिख रहा होगा त वर्ग, प वर्ग, क वर्ग और च वर्ग। दोस्तों व्याकरण से आपके सवाल पूछे जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो दंत्य से उच्चारित वर्ण कौन है दोस्तों? आप लोग उत्तर दे सकते हैं, आप लोग को मिलेंगे 5 सेकंड। या तो आप अपने कॉपी में दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें, और बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछता रहूँगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त वर्ग। यानी त वर्ग जो है वो दंत्य से निकलता है, यानी दांतों से उच्चारण किया जाता है त वर्ग में जो भी आते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ओष्ठ से। कहाँ से होता है दोस्तों? ओष्ठ से। ओष्ठ किसको बोलते हैं आप लोग? तो होठ को बोलते हैं, इस बात को तो आप लोग जानते ही हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क से कंठ, याद रखेंगे दोस्तों। और च वर्ग का अगर सवाल पूछा जाए तो दोस्तों च वर्ग याद रखेंगे तालव्य, यानी तालु से, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। ऐसे ही हम लोग हर एक प्रश्न को डिटेल्स में जानने की कोशिश करते रहेंगे। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने बताया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य, ठीक है। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य। नेक्स्ट, निम्न समूह में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन ए में दिग्विजयी, कृतघ्न या क्षितिज। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिग्विजयी भी ठीक लिखा हुआ है और कृतघ्न भी शुद्ध लिखा हुआ और क्षितिज को भी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। बाकी जो भी ये ऑप्शन में दिख रही है सारे के सारे गलत लिखे गए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका सही उत्तर होगा विवृत स्वर। यानी कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जीभ की ऊंचाई के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा अर्धसंवृत और चौथा संवृत। इन बातों को आप लोग ध्यान में सुनेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों
विपरीत स्वर में आपका आ उदाहरण है, याद रखेंगे क्या इसका उदाहरण है, आ उदाहरण है पहला। दूसरा बात करें अर्ध विपरीत स्वर, जिसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ए और औ, अर्ध विपरीत स्वर का, ठीक है। और बात करें दोस्तों तो जीभ के ऊंचाई के अनुसार ना हम लोग बात किए हैं, तो जीभ के अग्रसर यानी आगे वाले भाग से छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए का उच्चारण होता है। और बात करें दोस्तों जीभ के मध्य भाग से तो अ, मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से अ का उच्चारण होता है, जबकि सबसे पीछे वाले जीभ का जो हिस्सा है वहाँ से दोस्तों आपका आ, उ, ओ और अ का उच्चारण होता है। थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग दोबारा इसको सुनेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? यानी दो शब्द वाक्य या वाक्य खंडों को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन संबोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो इसका आप बोलेंगे कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। यानी समुच्चय बोधक शब्द का परिभाषा की बात करें तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अविकारी शब्द वह शब्द है जिसकी किसी भी अवस्था में रूप नहीं बदलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका रूप नहीं बदलता है चाहे किसी भी अवस्था की बात की जाए, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। आपको चार ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है, घोष के बारे में, महाप्राण के बारे में, ओष्ठ्य के बारे में। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में, फिर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक। देखिए घोष क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग के जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन होते हैं उनको घोष कहलाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? घोष बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप क ख ग लिखते हैं ना, क ख ग घ और अंग। चलिए इसको बढ़िया समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। घोष किसको बोलेंगे? तृतीय, चतुर्थ और पंचम। जैसे च, छ, ज, झ, इया, इसमें तृतीय पे ज, चतुर्थ पे झ और इया आता है आपका पंच पे। तो ये सब जो है ये घोष में चले जाएंगे, ठीक। और बात करें दोस्तों महाप्राण की, तो इसमें आपके प्रथम और द्वितीय, ठीक है, जिसको बोलने में हमारे मुख से यानी मुंह से ज़्यादा वायु हवा निकलती हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? महाप्राण बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे क, ख, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या निकलता है? हवा निकलता है हमारे मुंह से बोलने में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर पे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ, और यहाँ क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है? दोस्तों ये नया ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया है कि आपको किस भाषा का शब्द है ये पहचानना पड़ रहा है, ठीक है। और वहीं से सवाल लिया गया है कि कूपन और बिगुल किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और जापानी। हम लोग इसको हिंदी में इस्तेमाल करते हैं कूपन, बिगुल, लेकिन यह मूलतः किस भाषा से शब्द लिया गया है यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप बोलेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। यानी कूपन जो है और बिगुल जो है यह फ्रांसीसी शब्द है, ठीक। नेक्स्ट, हालांकि इसके बारे में आपसे मैं एक दो प्रश्न जरूर करना चाहूँगा। आपको दोस्तों नोट करना है सुनामी, नाम सुने हैं ना सुनामी का, आपको बताना है। हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं ना हिंदी में सुनामी, लेकिन यह मूलतः किस भाषा का शब्द है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और कन्फर्म सही सही बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप लोग को ही पता है जो भी कमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को संकर बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को क्या बोलते हैं दोस्तों? संकर बोलते हैं, ठीक।
इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका थोड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे रेलगाड़ी आप लोग यूज़ करते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं ना जी। पता है ये रेल क्या है? रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द, जबकि गाड़ी जो है दोस्तों यह किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। यानी कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या बोलते हैं? उसको संकर बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। वर्षगांठ भी ले सकते हैं दोस्तों, वर्ष प्लस गांठ। वर्ष क्या है? आपका संस्कृत भाषा है, और गांठ क्या है? आपकी हिंदी भाषा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी आपके ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या निरर्थक शब्द? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द। घुड़सवार जो है यह यौगिक शब्द है। दोस्तों यौगिक किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड जो है सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक का कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, ये सब क्या है? आपके यौगिक के एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके मकरंद, गढ़, वनिता, रत्नाकर। तो दोस्तों जो समुद्र है इसका पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। हालांकि समुद्र के और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे सागर बोल सकते हैं आप, जलधाम बोल सकते हैं, जलधि भी बोल सकते हैं, उदधि भी बोल सकते हैं। ठीक, ये सारे क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची। ये मकरंद क्या है दोस्तों? तो मकरंद को हम लोग शहद बोल सकते हैं, इसका पर्यायवाची में रस बोल सकते हैं, पुष्प रस भी बोल सकते हैं, या फिर मधु भी आप लोग मकरंद का पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक, वनिता पे आते हैं। वनिता के बारे में भी जान लेते हैं। वनिता का पर्यायवाची आपका होता है दोस्तों जोरू, पत्नी, बेगम, अर्धांगिनी, गृहलक्ष्मी। ये क्या है? वनिता के पर्यायवाची शब्द हैं। एक आपका गण छूट रहा है ना, गण मतलब झुंड, समूह होता है, समुदाय होता है, कबीला होता है, जाति होता है। यह है इसका पर्यायवाची शब्द गण का। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। देखिए अब आपसे ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक ही सवाल में 1, 2, 3, 4 सवाल पूछ लिए गए पर्यायवाची शब्द के। चलिए इसका उत्तर देते हैं हम लोग। नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा कि तरंगड़ी होता है। ठीक है, इसमें भी तरंगड़ी दिख रहा है, इसमें भी तरंगड़ी दिख रहा है। ठीक, समुद्र अभी हम लोग देखे थे रत्नाकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी नदी का तरंगड़ी, समुद्र का रत्नाकर, तालाब का जलाशय और गंगा का जाह्नवी। याद रखेंगे। इसके बारे में और बताएं? नहीं, रहने दीजिए, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग ज़्यादा जानेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ये तो वेरी सिंपल सवाल है, आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल राइट देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, रात्रि का शुद्ध रूप इनमें से कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक, नेक्स्ट, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? जिसको जानने की इच्छा रहती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा। जिसको बहुत कुछ जानने की इच्छा लगातार बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो कमेंट करिएगा, मैं सर्वनाम का एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और बढ़िया ढंग से आपको समझा देंगे। पूरे सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये सारे बातों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक, पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, इसका उत्तर दे दीजिए। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है श्रोता के लिए। ठीक, अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभेद भी होते हैं, आपको पता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपने 10th तक भी हिंदी पढ़ा है तो ये आपको ज़रूर पढ़ने को मिला होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कभी पढ़े नहीं हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ये भी आसान सवाल है, आपको विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है यह सवाल पूछा गया है। सवाल है कि यह गाय अधिक दूध देती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध की विशेषता बता रहा है। विशेषण जो है दोस्तों वह दूध की विशेषता बता रहा है। आपको तो पता है ना विशेषण कैसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट, लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे सकर्मक, अकर्मक या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का सोता है का अकर्मक वाक्य से संबंधित है। दोस्तों अकर्मक होता क्या है, वह काम जिस पर जो कर रहा है ना बस उसी पे असर पड़े, किसी और पे उसका कोई असर ना पड़े, उसे ही अकर्मक बोलते हैं। यानी कि लड़का सोता है तो लड़का जो सो रहा है उस पर ही असर पड़ रहा है, बाकी दूसरे लोग पे असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, अकर्मक हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से यानी एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार के वचन होते हैं, आपको तो पता है। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। लता, लताएं, बिल्कुल यह सही है। घोड़ा, घोड़े, ये भी सही है। किताब, किताबें, ये भी सही है दोस्तों। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, और यही क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। यानी मित्र, मित्रवत, ये गलत है दोस्तों, इस बात की आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अच्छा, मित्र का बहुवचन क्या होता है आप लोग बता पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे मित्र हैं, तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में मित्र का बहुवचन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ऑप्शन आपके हैं काशीदाकार, जुराब, पजामा या फिर घाघरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुराब जो है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि काशीदाकार, पजामा, घाघरा ये तीनों क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाथिन, हाथिनी, हथिनी, हाथिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हथिनी। याद रखेंगे हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथिनी। नेक्स्ट, देखिए यह सूची वाला है प्रश्न, जो कि काफ़ी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो बिल्कुल आता है आपके पेपर में, ध्यान रखेंगे। सूची 1 में दिए गए धातु को सूची 2 में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए, यानी प्रत्यय से मिलाना है। प्रत्यय क्या होता है आपको पता है दोस्तों? प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल दे, उसे बोलते हैं प्रत्यय। इसी का एक भाई होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो शब्द के आगे आकर शब्द का अर्थ बदल दे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। दोस्तों आप लोग को बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते के भौंकने का आवाज़ आता होगा। दोस्तों हम तो बिल्कुल परेशान हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इंसान भी और कुत्ते भी। दिन में तो इंसान हल्ला करते हैं और रात्रि में कुत्ते हमारी रखवाली करते हैं। इन दोनों की आवाज़ें तो हमको लगातार सुनने को मिलती है, तो आशा करते हैं आप लोग को कोई इससे परेशानी नहीं होता होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने की कोशिश करें। देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में और अर्थ बदल दें। चलिए बात करते हैं पाठ के बारे में। ठीक, देखिए पाठ में क्या जोड़ सकता है अंत में जो अर्थ बदल दे? तो आप बोलेंगे दोस्तों पाठक। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठक। ठीक, ये हो गया प्रत्यय। प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े तो कमेंट में बताइएगा, मैं पूरा उसके बारे में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। चाल, इसमें चालक कर दें तो ये मिल जाएगा, इससे पाठक मिल जाएगा इससे। ठीक है, दो चीज़ तो मिल गया है। ऑप्शन पे एक बार ध्यान देते, ए का 3, ए का 3, ठीक है, और बी का 4, बी का 4। और कोई ऑप्शन में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी को भी मिला लेते हैं, जैसे झटक यानी कि झटका। क्या हो जाएगा दोस्तों? झटका, झटका। पशु, ये इंपॉर्टेंट है, पशु का क्या हो जाएगा दोस्तों? पाशविक। याद रखेंगे पाशविक। जैसे इसमें आप प्रत्यय लगाएंगे इक प्रत्यय, तो क्या बन जाता है? पाशविक बन जाता है।
इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको अब कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर रहा 20 प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि 20 प्रश्न का ही सेट अब आ रहा है। एसएससी जीडी में 20-20 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपके हिंदी से, जीके से, साइंस से, जीके साइंस और करंट अफेयर्स मिलाकर 20 प्रश्न हो जाएंगे। आपके रीजनिंग के 20 प्रश्न हो जाएंगे और जो छात्र अंग्रेजी में एग्जाम देंगे उनके लिए अंग्रेजी 20 नंबर को हो जाएंगे, ठीक। तो आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये भी बताएंगे, और आपने कितने दोस्तों के बीच शेयर किया इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।